तो हाय एवरीवन, स्वागत करता हूं एक और न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जियोलॉजी क्लास 12th के केवल सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को फाइनल करेंगे और ये वे प्रश्न रहेंगे जिनके माध्यम से हम टर्म 2 एग्ज़ाम को फोड़ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो एकदम वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना है। और यदि आप क्लास 12th में हैं और अभी अभी चैनल से जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ऑल पे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो का पहले ना मॉडल आप समझ लो कि किस टाइप से हम जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को फाइनल करेंगे। हालांकि बहुत सारे जो हैं स्टूडेंट्स जो हैं कॉल कर रहे हैं और वे हमें बोल रहे हैं कि सर आप सब्जेक्टिव करवा दीजिए, ऑब्जेक्टिव तो होता रहेगा, वो तो लेक्चर देखते चलेंगे, फाइनल होता रहेगा। देखिए, सब्जेक्टिव करवाने के लिए हम लोगों का थोड़ा मॉडल चेंज कर रहे हैं। हम लोग केवल प्रश्नों को बोर्ड पे लिख देंगे और सब्जेक्टिव के लिए क्या करेंगे कि लाइन बाय लाइन जो है क्या करेंगे, एक एक करके हर एक प्रश्नों को एक्सप्लेन करते चलेंगे। बिकॉज लिख कर हम नहीं दे सकते, इसका भी रीज़न बिकॉज एक ही प्रश्न का उत्तर लिखना इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम और टाइम बहुत कम है, आप समझ सकते हो। तो मैं हर एक प्रश्नों का आपको बढ़िया से एक्सप्लेन कर दूं तो आप उन प्रश्नों को अपने लैंग्वेज से बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। आप लोगों का 2-3 प्रकार के प्रॉब्लम आएगा कि जिनको इंग्लिश ट्रांसलेशन या हिंदी ट्रांसलेशन नहीं आता है उन लोग क्या करेंगे। तो देखिए, मेरा समझाने का जो मीडियम है वो आपको पता है प्योर हिंदी मीडियम है। चाहे इंग्लिश मीडियम में भी अगर हम क्वेश्चन आंसर को करवाते हैं तो उसको भी हम हिंदी मीडियम में ही कर देते हैं। ठीक है, आप जो इंग्लिश मीडियम में एक्स्ट्रा टैलेंटेड है, मीन्स कि अनुवाद उनको आता है, ट्रांसलेशन आता है, तब वे क्या कर सकते हैं कि उसे लिख कर अपना ट्रांसलेट इंग्लिश में करके लिख सकते हैं। तो उसके लिए मेन जो इमेज है, क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है, पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, इसके बाद वे अपने आंसर को लिख पाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार की चीज़ें हैं जिनको इंग्लिश में लिखने का मन है वे इंग्लिश में लिख सकते हैं और जिनको हिंदी में लिखने का मन है वे हिंदी में लिख सकते हैं। अब लोगों का एक प्रॉब्लम है कि सर यहाँ पे बताइए कि क्या हम इंग्लिश मीडियम में हिंदी मीडियम में जियोलॉजी एग्जाम लिखेंगे तो क्या कोई दिक्कत है। हम बता रहे हैं आपको कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं। ठीक है, किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपको लगता है कि आपका इंग्लिश मीडियम कमज़ोर है, आप हिंदी में एग्जाम देना चाहते हो, तब आप बिल्कुल दे सकते हो। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की सीरीज में आज लेक्चर नंबर 1 होने वाला है और जो प्रश्नों की हम लोग बात करने वाले हैं ये प्रश्न मोस्ट भी आई है। समझ आ गया? इसमें कुछ भी आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल सुनना है और टॉपिक को समझना है। और हाँ, आपको ये एक प्रकार का HW मिल रहा है। क्या मिल रहा है? HW, समझ रहे हो ना? HW मतलब आपको मिल रहा है कि ये प्रश्न हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप इंग्लिश मीडियम में उसका आंसर लिखकर आप PDF बनाकर हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहाँ पर जाकर आप हमें सेंड करोगे। यदि आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप क्या करोगे, हिंदी मीडियम में इसी चीज़ को एक्सप्लेन करके आप जो है उसके प्योर उत्तर को हमारे पास सेंड करोगे। समझ आ गया? तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर और एक एक करके हर एक प्रश्नों की बात करते हैं। तो देख सकते हैं सबसे पहला जो प्रश्न है हमारे यहाँ जो कि लिखा हुआ है व्हाट इज फॉसिल्स, यानी कि जीवाश्म क्या होता है। देखिए, जीवाश्म के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है। मैं हर एक वीडियो को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, और हर एक वीडियो के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा वीडियो आप देखोगे कि आपका फॉसिल्स एकदम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हालांकि अभी जो पिछला वीडियो था उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे मैंने 5 प्रश्नों को लिया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये पांचों प्रश्नों का, पांचों क्लासेस का वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में एक एक करके सीरियल वाइज अपलोड करेंगे। यहाँ पे हमें समझना है कि जीवाश्म क्या है। ये प्रश्न जब भी आपको पूछेगा तो आप इसका शॉर्ट में भी आंसर दे सकते हैं कि जीवों के अवशेष को तथा वनस्पतियों के अवशेष को ही हम लोग जीवाश्म कहते हैं। आंसर तो इसी जगह पे फाइनल हो गया। जैसे आप बहुत सारे दे सकते हैं, ब्रैकियोपोड हो गया है ना, आर्थ्रोपोड्स हो गया, ये सभी एग्जांपल्स आप बहुत ज़्यादा दे सकते हैं। इसके अलावा सभी जीवाश्मों के एग्जांपल भी आप दे सकते हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैसेज हो गई। आगे समझ में, ये सभी एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो यदि क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछे तो। लेकिन यही को अगर और लंबा कर दे, 3 नंबर वाले में पूछते तब आप क्या करोगे, 5 नंबर वाले में पूछते तब क्या करोगे। यदि ये प्रश्न 3 नंबर वाले में पूछता है तब आपको इसका एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि सर जीवाश्म जो होता है, जीवाश्म आज जितने भी जीव होते हैं जो बड़े बड़े शरीर थे, अवशेष थे, जितने भी बड़े बड़े शरीर थे उनका हड्डी सहित मुलायम भाग के साथ साथ क्या होते हैं कि लाखों वर्ष तक धरती के अंदर दबे रह गए और दबे रहने के बाद ताप एवं दाब तथा घनत्व के कारण वे सभी धीरे धीरे
अवशेष में बदल गए। जितने चीज़ों का अपघटन होना था उतने चीज़ों का अपघटन हो चुका, जो कड़े भाग रह गए वे एक अवशेष के रूप में बच गए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवशेष बोलते हैं। ठीक है, जीवाश्मों का जो और भी प्रश्न है ये अभी आगे यहाँ पे आ रहा है जो कि हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, जीवाश्म में बहुत छोटा सा एक प्रश्न पूछ देगा, व्हाट इज फॉसिल्स, यानी कि जीवाश्म क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा सेकंड प्रश्न आता है ये हो जाता है, इसमें आपको ज़्यादा ना हार्ड नहीं लेना है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, क्योंकि आप समझ रहे हो लिख कर हम नहीं करवा सकते हैं। ये क्लास को देखते हैं आप लोगों का परफॉर्मेंस कैसा होता है। ठीक है, यदि नहीं होगा तब फिर हम केवल लेक्चर प्रोवाइड करवाएंगे, है ना, फिर इसके बारे में भी हम डिटेल नहीं करेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा हम और नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे जीवाश्मों के उत्पत्ति के प्रकार, अगला प्रश्न है जीवाश्मों के उत्पत्ति के प्रकार, प्रयोग, रख रखाव का वर्णन करना है। देखिए 3 चीज, ये प्रश्न जो है आपका पूछेगा 5 मार्क्स वाले में, समझ आ गया। 5 मार्क्स वाले में जो है ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। पूछ रहा है यहाँ पे कि जीवाश्मों के उत्पत्ति के प्रकार, जीवाश्म जो बनते हैं वे कितने प्रकार से बनते हैं। प्रयोग, हम जीवाश्मों का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। इसके अलावा आता है रख रखाव, उसका हम रख रखाव कैसे करेंगे। अब आपके पास पॉइंट दे दिया, इस पॉइंट में जो है आप खपक जाओगे, फंस जाओगे। इसमें आपको आइडिया ये मिलेगा कि सर इसमें 3 पॉइंट्स ही बोला है। फर्स्ट बोला उत्पत्ति के प्रकार बताइए, प्रयोग बताइए, रख रखाव बताइए, तो 3 पॉइंट हम कहाँ से लाए बताइए। जीवाश्म बनने का प्रकार कितना है, तो ये प्रकार तो कोई फिक्स नहीं है भाई साहब। जीवाश्म बनने का 2 प्रकार है, एक जंतु और एक पादप, समझ आ गया। जीवाश्म का 2 प्रकार होता है, एक होता है पादप जीवाश्म, एक होता है जंतु जीवाश्म। भाई दोनों तो जीव ही है ना, दोनों तो सजीवी हैं ऐसे। तो अब आपको ना क्वेश्चन समझने के साथ साथ हम आंसर पे भी आ जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जीवाश्म क्या है, तो जो पादप हो या जंतु हो उन सभी का अवशेष लाखों साल के बाद दबने के बाद जीवाश्म में चेंजिंग होता है, चेंज हो जाते हैं। सेम उसी प्रकार से जीवाश्मों की भी उत्पत्ति उसी प्रकार से होती है। एक पादप जीवाश्म होते हैं और एक जंतु जीवाश्म होते हैं। पादप का शरीर बहुत बड़ा बड़ा भी होता था पहले के समय में। आज के समय में भी जो पेड़ पौधे हैं हो रहे हैं, बट बहुत अब छोटे हो रहे हैं। पहले बहुत विशाल विशाल जंगल हुआ करता था, आज के समय में तो जंगल भी नहीं है ना। तो इतने सारे चीज़ों के बाद पादप कैटेगरी को हम एक साइड रख देंगे और जंतु कैटेगरी को क्या कर देंगे, एक साइड रख देंगे। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि कैटेगरी वाइज बांटने के बाद हम लोग सेम प्रोसेस में लगा देंगे कि इनको भी ताप दाब ये सब मिला तो क्या हो गया कि जीवाश्मों में बदल गए। अब देखिएगा यहाँ पर एक और पॉइंट आता है कि सर जो हमारी पृथ्वी है इस पे 2 चीज़ है जो कि मुख्य रूप से है। सर्वप्रथम आता है आपका लिथोस्फीयर एंड इसके बाद आता है हाइड्रोस्फीयर, यानी कि स्थल मंडल एवं जल मंडल। तो जल मंडल में भी जो जीव या सजीव, चाहे वो जंतु हो चाहे वो पादप हो, वो जल मंडल में चले गए। तो वहाँ पे पेट्रोलियम जैसे तथा और भी प्राकृतिक जो गैस है, प्राकृतिक जो चीज़ें हैं, है ना, उन सभी चीज़ों में वे क्या होती है, चेंज होती है। सेम उसी प्रकार से होती है। स्थल मंडल पे जो लिथोस्फीयर पे रहते हैं वे कोयला में बदल जाते हैं, है ना। और यहाँ पर भी बहुत प्रकार की अकार्बनिक चीज़ भी बनाती है, तो जो कि जीवाश्म का कई प्रकार के रूप होते हैं। तो ये तो हो गया जीवाश्मों के प्रकार, उत्पत्ति के प्रकार की। उत्पत्ति हुआ तो उसके कितने प्रकार होंगे, 2-3 प्रकार हम बांट सकते हैं। सर्वप्रथम हम बांट सकते हैं कि वे जंतु हैं कि पादप हैं। फिर दूसरा, उनका उत्पत्ति हाइड्रोस्फीयर यानी कि जल मंडल में होता है कि लिथोस्फीयर स्थल मंडल में होता है। 2 स्टेप यहाँ पे आपको समझने की आवश्यकता है। इसके बाद हम लोग जीवाश्मों का प्रयोग जो है करते कहाँ हैं। जीवाश्मों का प्रयोग हम लोग अपने हिस्ट्री को जानने के लिए करते हैं, कालानुक्रम को पता करने के लिए, ठीक है, कि जियोलॉजिकल एनिमल्स, जियोलॉजिकल जो लिविंग थिंग्स थे किस प्रकार से जन्म लेते थे। मान लीजिए हमें डायनासोर के बारे में जानना है, ठीक है, तो डायनासोर का जो जीवाश्म हमें मिला होगा तो उसी जीवाश्म के माध्यम से ना हम जानेंगे कि हाँ ये डायनासोर का है। तो उस प्रकार से हम लोग प्रयोग करते हैं। पिछले जितने भी जीव थे, पिछले किस प्रकार के पौधे हुआ करते थे, किस प्रकार के जंतु हुआ करते थे, इन सभी के बारे में जानने के लिए हम जीवाश्मों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि बहुत अभी हम आपको बता दें कि सर्वप्रथम कोई लिविंग थिंग्स इस धरती पे आया तो क्या आया, तो हम आपको बता देंगे एल्गी। क्या आया, एल्गी। अब हम प्रयोग कैसे किए उस चीज़ का, हालांकि उसमें जीवाश्मों का भूमिका नहीं है, लेकिन प्रयोग कैसे करेंगे कि मान लीजिए कोई जगह है, वहाँ पे क्या हम कर रहे हैं कि एक ऐसा अनुकूल वातावरण बना रहे हैं जो नील हरित शैवाल के लिए एकदम आवश्यक हो। तो ऐसा बना दिए, अगर वहाँ पे नील हरित शैवाल जिसे एल्गी कहते हैं वो जन्म ले लिया,
तो हम क्या मान लेंगे कि मेरा प्रयोग सक्सेस हो गया। सेम उसी प्रकार से हम लोग एक एग्जाम्पल फिट करते हैं पिछले जीवों के बारे में जानने के लिए जो आज इस धरती पर नहीं है, या कुछ ऐसे भी जंतु हैं जिनकी प्रजाति आज भी इस धरती पर है लेकिन वे जीवाश्म बन चुके हैं। समझ आ गया? तो हम लोग इस प्रकार से जो है ना पिछले चीज़ों के बारे में, जीवों के हिस्ट्री के बारे में, जीवों के अतीत के बारे में, जीवों के इतिहास के बारे में जानने के लिए जो है हम लोग जीवाश्मों के प्रयोग करते हैं। समझ आ गया? जैसे कि ट्राइलोबीटा, ट्राइलोबीटा जैसे भी जीव इस धरती पर निवास करते होंगे। समझ आ गया? जिनका शरीर तिरछे ढंग से देखने पर 2 भागों में बटा हो और ऐसे 3 भाग में दिखाई देता है फ्रंट से। ठीक है, ऐसे। तो ये सारी चीज़ जो है जीवाश्म आते हैं। इनके बारे में अगर हम पढ़ेंगे तब वो अलग चीज़ चला जाएगा। गैब्रो हो गया, म्यूरेक्स हो गया, गेंगामेप्टोरिस हो गया, है ना, ये सभी क्या होते हैं? जीवाश्म के एग्जाम्पल होते हैं। इनका रख रखाव के लिए हम लोग क्या करते हैं? अच्छे से अच्छे लेबोरेटरीज का इस्तेमाल करते हैं, लैब का प्रयोग करते हैं कि जो भी जीवाश्म का जो है हमें इंफॉर्मेशन मिला कि भाई ये इस जीव का जीवाश्म है, तो उसका फाइलम हम लोग बना कर अलग अलग क्या कर देते हैं, उसे रख देते हैं कि भाई ये इस चीज़ का जीवाश्म है ना, ताकि उसके बारे में स्टडी करने के लिए इन फ्यूचर हमें लोगों को बताने के लिए एक आइडिया मिल सके। हम लोग इसलिए क्या करते हैं? उसका रख रखाव कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स हैं। ये सभी पॉइंट्स को आप और भी एक्सप्लेन करके जो है आप लिख सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ही कुछ पॉइंट्स है। जो भी डाउट होगा आप हमें चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। हम लोग डाउट पे बात करेंगे और क्लियर करते चलेंगे। और जितना आपसे पॉइंट बन सकता है, बढ़िया सा कॉन्सेप्ट, कम शब्दों में ज़्यादा बात लिखना है। ऐसा नहीं कि हिंदी का निबंध लिख देना है। ठीक है, कम शब्दों में ज़्यादा बात आपको लिखना है और लिखकर आपको मेरे पास पीडीएफ को सेंड करना है। समझ आ गया? पीडीएफ सेंड आप रफ भी लिख सकते हो, मुझे नोट नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे नोट्स तो किसी को देना नहीं है, किसी को देना नहीं होता। आप हमें सेंड करके बता सकते हो कि सर मैंने इस टाइप का तैयार किया, बताइए इसमें क्या क्या फॉल्ट्स हैं। तब मैं आपको उन फॉल्ट्स को बताऊंगा कि भाई आपको ये चीज़ सुधार करने की आवश्यकता है। समझ आ गया? चलिए, इतना तो कंप्लीट हो गया। अब मैं बताता हूँ ना, इसमें आप एक और पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे जीवाश्म बनने के लिए किन किन शर्तों का मानना आवश्यक होता है। सबसे पहले मैंने बताया था कि जीवाश्म बनने के लिए भले शरीर तो सबसे पहले बड़ा चाहिए, क्योंकि जो छोटे छोटे जो शरीर होते हैं उनका अपमार्जकों द्वारा ही विघटन तथा अपघटन हो जाता है। सब जैसे मान लीजिए छोटे छोटे जीव हैं, तो इनका क्या जीवाश्म बनेगा? ये तो ऐसे ही जो परितंत्र में हमारे अपमार्जक है ये खत्म हो जाएंगे। तो हमें सबसे पहला कंडीशन शरीर का बड़ा होना आवश्यक है कोई भी सजीव का, अगर हम प्रैक्टिकली जीवाश्म भी बनाना चाहते हैं तो। हालांकि प्रैक्टिकल करने के चक्कर में अपना ही खुद का प्रैक्टिकल हो जाएगा, ऐसा हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जीवाश्म बनने के लिए आवश्यक चीज़ें क्या चाहिए आप खुद ही अंदाजा लगाइए ना। आप कुछ ऐसा चीज़ को नीचे रखना चाहते हैं, मतलब नीचे रख के आप अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, है ना, कि आने वाले पीढ़ी जो है वो चेक करेगी कि किस टाइप का मेरा वो बना, है ना, तो उसके लिए कंडीशन आपको रखना पड़ेगा। बहुत बड़ा जीव को धरती के नीचे दफन करना होगा, उसका 2 भाग होना चाहिए। शरीर का 2 भाग ही होता है, एक कोमल और एक हार्ड होता है, यानी कि सॉफ्ट एंड हार्ड दोनों होता है। तो आपको मुलायम तथा कड़ा दोनों भागों को अंदर में दफन करना है। इसके अलावे उसको पूरी तरीके से ढकना भी है, कहीं से एयर लीक नहीं करना चाहिए। समझ आ गया? इसके अलावे पूरी तरीके से ढककर उचित मात्रा में ताप, दाब, घनत्व सभी चीज़ों का मिलना आवश्यक है। जब सब चीज़ मिलेगा तब जाकर अंततः वो मिल जाएगा। हालांकि इस चीज़ पे मेरा वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। अभी उस वीडियो का रीच बहुत ही कम है। आप लोग काफ़ी लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, जबकि एवरेज व्यूज लगभग 500-700 तो जाना ही चाहिए, जो कि आप नहीं देख रहे हो। तो जब तक आप एक्टिव नहीं रहोगे तब तक हम उतना वीडियो तो बनाने वाले हैं नहीं, क्योंकि मुझे यूट्यूब से बेनिफिट उतना ज़्यादा हो नहीं रहा है। ठीक है, तो आप लोग जब तक एक्टिव नहीं रहोगे तब तक कोई काम नहीं चलने वाला है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, संस्तर विज्ञान को आप परिभाषित कीजिए। संस्तर विज्ञान को ही हम लोग बोलते हैं अस्तरित सेल विज्ञान। क्या बोलते हैं? अस्तरित सेल विज्ञान, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग स्ट्रेटिग्राफी। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इंग्लिश में भी, व्हाट इज स्ट्रेटिग्राफी। देखिए, जब हम क्या करते हैं कि पृथ्वी के जन्म से लेकर आज तक, हिंदी मीडियम वालों के लिए है, इंग्लिश मीडियम वालों दोनों के लिए कॉन्सेप्ट आप समझना, पृथ्वी का जब से उत्पत्ति हुआ है तब से, और जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत है परपट्टी, इसको बनने के लिए जो भी परत बाई परत, जो भी काल क्रम लगा, जो भी जियोलॉजिकल टाइम स्केल लगा,
वो सभी के बाद जिस प्रकार से उत्पत्ति हुआ, मान लीजिए कि एक परत का निर्माण हुआ, उसके बाद एक और परत का निर्माण हुआ, एक और परत का निर्माण हुआ, किस प्रकार के सेल खंड आए, किस प्रकार के सेल क्रमों का उत्पत्ति हुआ, तब जाकर ये भूपर्पट्टी का निर्माण होता है, क्रस्ट का निर्माण होता है। तो इसी प्रक्रिया को यानी कि स्तर बाय स्तर पृथ्वी के निर्माण को ही हम लोग संस्तर विज्ञान कहते हैं, उसे ही हम लोग स्ट्रेटिग्राफी कहते हैं। समझ आ गया? इसी में हमें पढ़ना होता है जुरासिक काल पढ़ना है, दक्कन ट्रैप पढ़ना है ना, एक बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, जो कि है भौमिकीय कालानुक्रम का वर्णन करें। ये प्रश्न बहुत ही आसान है। ये प्रश्न को अगर इंग्लिश में देखें ना तब आपको समझ में आएगा। ये प्रश्न कह रहा है कि व्हाट इज जियोलॉजिकल टाइम स्केल, इसी को ना भौमिकीय कालानुक्रम कहते हैं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। मैं आपको बता दूं इस चैप्टर के बारे में हम कुछ नहीं पढ़ाने वाले हैं आपको। जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है, पृथ्वी उत्पत्ति से लेकर किस प्रकार से कौन कौन सा काल आया है, उसके बाद कौन सा काल आया है, उन कालों का निर्धारण करने के लिए जिस मापक का हम लोग स्टडी करते हैं उसे ही हम लोग जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहते हैं। जैसे इसको बहुत सारे पार्ट्स में हम लोग बांट दिए हैं, कल्प बांटे हैं, महाकल्प बांटे हैं, है ना, पूरा जीवी बांटे हैं, एक से एक बहुत सारी चीज़, नवजीवी बांट दिए, मध्य जीवी बांट दिए, बहुत सारी चीज़ों में हम लोग बांट कर इसको डिवाइड कर चुके हैं। उस वीडियो को आप देखना कभी ना भूलें, चाहे इस वीडियो में 20 व्यूज आए 50 आए उससे मतलब नहीं है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जियोलॉजिकल टाइम स्केल 1 घंटा 12 मिनट का क्लास है, बिल्कुल भी बोरिंग क्लास नहीं है, आप जाकर देख लेना। 1 घंटा देख कर कपाल मत फोड़ लेना माथा, यहाँ 1 घंटा कौन देखेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आर्थिक भूविज्ञान का उद्देश्य एवं संभावनाओं का आपको क्या करना है, वर्णन करना है। सबसे पहले आप समझ जाइए आर्थिक भूविज्ञान होता क्या है। इसे इंग्लिश में इकोनॉमिकल जियोलॉजी कहते हैं, और ऐसे चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं, उन खनिजों के। देखिए आर्थिक भूविज्ञान में हम लोग मुख्यतः जो है ना वो खनिजों के बारे में स्टडी करते हैं। किन के बारे में, खनिजों के बारे में। खनिजों के बारे में किन चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे, धात्विक अयस्कों के बारे में। धातु अयस्कों के बारे में जो है हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। मेटल ओर के बारे में जो है हम लोग स्टडी करते हैं। मेटल ओर का मतलब ये होता है कि मेटल ओर का उपयोग जो है हम लोग ना प्रतिदिन अपने दैनिक लाइफ में करते हैं, जैसे कि लोहा है ना, एल्यूमिनियम, तांबा, कॉपर, ये सब जितना चीज़ है सबका उपयोग हम लोग करते हैं। तो आर्थिक भूविज्ञान जो धन दौलत से संबंधित हो, हमारे दैनिक जीवन, हमारे व्यवहार से संबंधित हो, उन सभी खनिजों का स्टडी हम किन में करते हैं, आर्थिक भूविज्ञान में। तो सबसे पहले इस चैप्टर में भले इतना लंबा दिया है लेकिन हमें स्टेप बनाने पहले सीखना है। सबसे पहला स्टेप हमारा रहेगा कि आर्थिक भूविज्ञान लिखकर डैश, उसके बाद लिखेंगे कि भूविज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग खनिजों के धात्विक अयस्कों का स्टडी करते हैं और जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन करते हैं, उसे ही हम लोग क्या करते हैं, आर्थिक भूविज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब सीधा हमें ना पॉइंट पे आने से पहले भी एक चीज़ समझना होगा, पहले एग्जाम्पल दिया जाता है। तो एग्जाम्पल में आप दे देना, बॉक्साइट दे सकते हो, हेमेटाइट दे सकते हो, मैग्नेटाइट दे सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स। आप मिश्र धातुओं का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, स्टील हो गया है ना, ये सभी चीज़ों का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। स्टील सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला धात्विक मिश्र धातु है। समझ आ गया? इसके बाद जो है हमारा उद्देश्य क्या है, मतलब मोटिव क्या है, किस मोटिव से हम लोग इसका स्टडी करते हैं। मान लीजिए यदि कोई स्टील, यदि कोई लोहा है, उसके बारे में हम क्यों पढ़ें, क्या बेनिफिट है हमें? बेनिफिट ये है कि हमें पता चलता है कि इसका निक्षेप और कहाँ कहाँ मिलता है, पहला। दूसरा, इससे और क्या क्या बनाया जा सकता है, ठीक है। और हम लोग इसके केमिकल एंड फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, मतलब कि भौतिक रासायनिक जो है प्रक्रियाओं के बारे में, जो भी ये काम कर सकते हैं, रिएक्शंस कर सकते हैं, किन किन चीज़ों में उपयोग कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में स्टडी किया जाता है। अगर हम कोई एक क्षेत्र में लोहा मिल रहा है तो यदि हम लोहे के और भी ज़्यादा उपयोग करने की बात करें तो हम ये भी तो ज्ञात करेंगे कि पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में लोहा का वितरण कहाँ कहाँ है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ पर लोहा का जो निक्षेप है बहुत ज़्यादा मिल सकता है। तो ये सब के बारे में हमें पढ़ने का एक अवसर मिलता है। और हम लोग ये भी पढ़ते हैं खनिजों का निर्माण किस क्रम से हुआ, जैसे कि जीवाश्मों का निर्माण कैसे हुआ, खनिजों का निर्माण कैसे हुआ, ये सब एक मोटिव है ना। इसके बारे में नहीं करना है खनिजों का निर्माण कैसे हुआ, ये सब नहीं पढ़ना आपको, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना। तो ये उद्देश्य लिखना है। और देखिए उद्देश्य में हम ये भी लिख सकते हैं कि हम लोग अपने ना संभावना के बारे में भी बात कर सकते हैं कि मान लीजिए अभी यहाँ पे ये चीज़ मिल रहा है तो वहाँ भी तो वो चीज़ मिल सकता है या मिलेगा कि
नहीं मिलेगा, ऐसी हम लोग जो है संभावना बता सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की कोई पॉइंट्स हैं। आपको आंसर सबको आता है। जो लोग, आप में से कितने ऐसे लोग हैं हमें एक बताना कि जियोलॉजी का पूरा लेक्चर वीडियो आप लोगों ने देखा हुआ है। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको मालूम है। इसमें से बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो ऑलरेडी आपको आता होगा। ठीक है, तो आप लिख कर एकदम क्लियरिफाई करके आप हमें दोगे, और मुझे विश्वास है कि अगर आप में से 10 लोग भी अगर टॉप करते हैं ना, जियोलॉजी में सबसे ज़्यादा नंबर लाते हैं, तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी। ठीक है, और आपको लिखना है, और जो भी डाउट्स होगा, देखिए मेन प्रश्न यहाँ पर खड़ा हो जाता है ना कि आपको सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर हम देखें, लोग पढ़ तो लिए, लेक्चर तो देख लिए, लेकिन सवाल पूछ देगा अटक जाएंगे। मेन प्रॉब्लम है सवालों को समझना। तो मैंने वही किया कि सवालों को समझाने का प्रयास किया, थोड़ा थोड़ा आंसर को भी इंक्लूड मैंने किया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। आपको क्या करना है कि मटेरियल को सेंड करना है, चाहे जितना ना हो सके आप सेंड मेरे पास करोगे। किसी को भाई हेल्प मत करना जियोलॉजी में, मैं पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है ना बहुत ज़्यादा दबंग बने हुए हैं, इतना पैरवी कर रहे हैं जियोलॉजी विषय में। मैं आपको बता दूं, जिनको ना जियोलॉजी का डिफिनेशन, आप लोग बहुत लकी हो कि आप लोग फ्री में बहुत अच्छे पढ़ाई कर लिए हो, है ना। बहुत बढ़िया है कि आप लोग बहुत बढ़िया से आप लोग तैयारी साल भर से कर लिए हैं, है ना। यहाँ पे लोग रंगदारी करने जानते हैं आज के समय में, उनको मैं एकदम कसम खाता हूँ कि तड़पा कर रख दूंगा। हालांकि एक टीचर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी, नाम सुना है ना, तो सेम वैसा ही होगा। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, और जो भी डाउट्स हो, दिक्कत हो, आप हमें बता सकते हैं। आपके लिए तो हम हमेशा खड़े हैं। ठीक है, नोट्स की बात प्लीज़ ना ही कीजिए तो बेटर है, लेकिन आप लोग लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम सेंटर में लिखने का और भी बढ़िया प्रैक्टिस बन जाए। और आप हमें सेंड करोगे मेरे व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट पे एक PDF बनाकर। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।